उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी तथा उनके साथ DSIR की सचिव डॉक्टर N कलसेल्वी जी का। आप सभी से अनुरोध है, एक बार फिर पूरे उत्साह और आदर के साथ जोरदार तालियों द्वारा हमारे अतिथियों का अभिनंदन करें। अब मैं सादर अनुरोध करती हूं DSIR की माननीय सचिव महोदया तथा CL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय, कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करें। अब मैं आग्रह करती हूँ भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का अभिनंदन करें। अब मैं सादर अनुरोध करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी का अभिनंदन करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री समाज कल्याण विभाग माननीय श्री असीम अरुण जी का अभिनंदन करें। अब मैं अनुरोध करती हूँ उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग माननीय श्री नरेंद्र कश्यप जी का अभिनंदन करें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ CL के दूरदर्शी संचालनकर्ता, जिनके मार्गदर्शन में CL ने मिनी रत्न के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कृपया आएं और अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भारत सरकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय IT मंत्री उत्तर प्रदेश श्री सुनील शर्मा जी, अन्य मंत्रीगण उत्तर प्रदेश सरकार, सचिव DSIR, उपस्थित सभी विशिष्ट जन और मेरे प्यारे साथियों, सादर नमस्कार। आज हम केवल एक समारोह का समापन नहीं कर रहे, हम एक प्रेरणादायक संग्राम से स्वर्णिम उत्कर्ष की कहानी को आत्मसात कर रहे हैं। पिछले वर्ष हमारे स्वर्ण जयंती वर्ष का शुभारंभ माननीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से हुआ। वह दिन हमारे आत्मविश्वास की पुष्टि था और आज यह वर्ष संपन्न हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की उपस्थिति में, जो CL के प्रति स्नेह, समर्थन और सराहना के प्रतीक हैं। दूर तलक जाना है तो कारवां साथ चाहिए, सिर्फ कश्ती नहीं हौसलों की बात चाहिए। कभी CL को विनिवेश के कोने में खड़ा देखा जा रहा था और आज हम हैं 100 करोड़ लाभ, 74 करोड़ शुद्ध लाभ और 21 करोड़ लाभांश के साथ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 PSU। मान्यवर, हमारी वित्तीय कहानी अब एक प्रेरणा है। हमने न केवल आंकड़े बदले हैं बल्कि विश्वास भी जीता है। हमारे फेस कंट्रोल मॉड्यूल्स भारत के गौरव आकाश मिसाइल को सटीक मार्गदर्शन करते हैं। हमारे रडोम्स, रेल सिग्नलिंग सिस्टम्स, सोलर प्लांट और अब स्मार्ट बोर्ड निर्माण, हर पहलू में CL की मौजूदगी राष्ट्र निर्माण का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। हमारा अगला कदम PPP मोड में ग्रीन टियर 3 डेटा सेंटर मेसर्स ESGS के साथ और 200 मेगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण संयंत्र मेसर्स मल्टी इंफ्रा के साथ सिर्फ तकनीकी विस्तार नहीं है,
यह भारत की डिजिटल और ऊर्जा स्वतंत्रता का स्तंभ बनने की यात्रा है। सुनो वक्त, अब लिख दे हमारा नाम सुनहरे अक्षरों में। हम वो हैं जिन्होंने पतझड़ में भी बहार लिख दी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटिशः धन्यवाद देता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनका यहां आना सीएल के प्रति उनके आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो निरंतर से हमारे साथ हैं, उन्होंने न केवल मिनी रत्ना की मान्यता दी, बल्कि हमें नीतिगत समर्थन और नवाचार की राह भी दिखाई। मैं सचिव DSIR, DRDO, RCI, CSIR, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रेलवेज, RDSO, DMRC, IRFC, UP-SIDA और हमारे सभी बिजनेस पार्टनर्स और विशेष रूप से सीएल परिवार के हर एक व्यक्ति विशेष पास्ट एंड प्रेजेंट का आभार व्यक्त करता हूं। आप ही इस महायात्रा की असली ताकत हैं। अभिनंदन हर उस साथी का जिसने हर तूफान में सीएल को थामा, हर पत्थर को सीढ़ी बनाया। आइए हम मिलकर अगले 50 वर्षों की नींव रखें, नए जोश, नई सोच और नए संकल्प के साथ। जय हिंद। आपके मार्गदर्शक विचारों के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं आमंत्रित करती हूँ विज्ञान एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग की माननीय सचिव महोदया को, जिनके नेतृत्व और समर्थन से सीएल लगातार प्रगति की पथ पर अग्रसर है। मैम, कृपया आकर अपने विचार प्रकट करें। Namaskar, Vanakkam and pleasant morning to each and every one of you. Most respected and Honorable Chief Minister of Uttar Pradesh, esteemed Minister of Science and Technology, Government of India and the Vice President of CSIR, respected Minister of Information Technology from the state of Uttar Pradesh and the galaxy of ministers decorating the stage of today's CEL's celebration of culmination of Golden Jubilee, and the real soldiers and warriors who really changed the history and changed the legacy from disinvestment to the level of Mini Ratna. All well-wishers, employees, my DSIR family, my CSIR family, my CEL family, and the well-wishers of science, technology and innovation. Very, very pleasant morning to each and every one of you. Today we are extremely thrilled and excited, and today is not just yet another day. Today is an exceptionally important and impeccable day in the history of CEL, because it is not only the culmination of Golden Jubilee. When we are celebrating the Golden Jubilee, we are ensuring that our preparedness for the next generation technologies. So far we were serving, we were giving our contribution to defense engineering. We were doing it for railways, we were doing it in renewable energy. Now we have decided this is not sufficient, and the country's expectation is much more, because the country is now marching towards Viksit Bharat. All the 140 million people are now running in the race with only one single mantra, that India should become the unshakable power in the year 2047. And therefore, what is it that we from CEL, such a small CPSE, can do? Can we do a small contribution at this juncture? Yes. Sir, here we assure that we are taking into consideration the next generation technologies, and we requested you to lay the foundation stone of data center. Thank you very much for having accepted our invitation. And sir, your presence is not present, sir. It is the celebration for the entire family of CEL and GSIR. And sir, we were really waiting for this great opportunity, because always we are getting the blessings of our Jitendra Singh ji, our Minister of Science and Technology, without whom we would not have surpassed the level of disinvestment to the Mini Ratna. Now sir, we are looking at you with more and more support, more and more encouragement, because we are now getting ready for the next generation technologies. Your mere presence and your words and your encouragements that we are looking for, that will take CSIR to CEL to a greater height. And sir, we are one family DSIR, wherein we have CEL as one CPSE, we have NRDC as another CPSE, and we have 37 CSIR labs, National Research Lab. And it is only your state, sir, which is bestowed with the maximum number of CSIR labs.
and in whichever way CSIR can really help this nation, whichever way the CEL can help this nation, we are at your service, sir. With these few words, once again, I take this opportunity to congratulate and appreciate the CMD CEL Dr. Chetan ji, without whom this kind of an accomplishment is not possible. And whenever I say Chetan ji, it is the entire CEL family. Thank you so very much. Thanks for this proud moment. Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद मैम, आपके विचारशील संबोधन ने हम सभी को दिशा और प्रेरणा प्रदान की है। हमें यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि सीएल ही वह संस्था है जहां भारत की पहली सोलर सेल का निर्माण हुआ था और आज दशकों बाद सीएल एक बार फिर सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु एक नई छलांग लगाने जा रहा है, जहां पूर्व में स्थापित 20 मेगावाट उत्पादन क्षमता को 10 गुना बढ़ाकर 200 मेगावाट किया जा रहा है। यह एक पूर्ण स्वचालित उत्पादन प्लांट होगा। इसके लिए सीएल ने एक कार्यकारी संस्था मेसर्स मल्टी इंफ्रा से चयन के उपरांत अनुबंध किया है। इस प्लांट से निर्मित सोलर पैनल भारत सरकार के 450 गीगावाट सोलर क्षमता की लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं सीएल की कार्यपालक निदेशक श्रीमती सरिता कौल जी को और मेसर्स मल्टी इंफ्रा के प्रबंध निदेशक श्री अनुज कुमार काजला जी को कि वे मंच पे पधारे और 200 मेगावाट सोलर मॉड्यूल निर्माण परियोजना हेतु इस ऐतिहासिक समझौते का आदान प्रदान औपचारिक रूप से करें। अब मैं क्षेत्र के लोकप्रिय एवं कर्मठ जनप्रतिनिधि माननीय विधायक श्री सुनील कुमार शर्मा जी को आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और अपना संबोधन दें। सीएल के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन के अवसर पर और हिंदुस्तान का अपने तरह का पहला डाटा सेंटर का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर हमारे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे विश्व में जिनकी लोकप्रियता है, परम आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, और जिनके कुशल मार्गदर्शन से या यूँ कहूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति से आज हम ये 50वां सालगिरह मना रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी सबको मालूम है कि विनिवेश में जा रही थी, लेकिन माननीय हमारे भारत सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जैन साहब और यहाँ के सभी जो श्रमिक हैं, इनके मेहनत और प्रयास से आज ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम ये समारोह में सम्मिलित हो रहे हैं। अन्यथा ये विनिवेश की स्थिति में पहुंच गई थी। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में समाज कल्याण राज्य मंत्री आदरणीय श्री असीम अरुण जी, पूर्व IPS, हमारी आदरणीय भारत सरकार में सचिव महोदय, आदरणीय हमारे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय श्री नरेंद्र कश्यप जी, जैन साहब, यहाँ के CMD, हमारे माननीय विधायकगण, हमारी महापौर बहन सुनीता दयाल जी, माननीय विधायक श्री संजीव शर्मा जी, माननीय विधायक श्री अजीत पाल जी, उपस्थित अधिकारीगण और सभी यहाँ के बहनों और भाइयों, मैं इस महान पर्व की आज बधाई दे रहा हूँ। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि यह अवसर आज हमको मिला है और महाराज जी, आपके आने से इन श्रमिकों का और यहाँ के इस प्रबंध तंत्र का जो आज हौसला वृद्धि हुई है, जो उत्साहवर्धन हुआ है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इसके भविष्य में बहुत ही अच्छे परिणाम आएंगे और यह कंपनी बहुत आगे बढ़ करके काम करेगी। आपका आना बहुत इन सबको प्रेरणा प्रदान करने वाला है।
आपके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश जो बीमारू प्रदेश था, 2017 से पहले जो गुंडों का, अपराधियों का, माफियाओं का जहाँ राज होता था और सबसे ज्यादा पीड़ित ये गाजियाबाद और साहिबाबाद क्षेत्र हुआ करता था कि आतंक के साए में लोग जीते थे। महाराज जी, कल मेरे पास एक चैनल के 2 व्यक्ति आए तो एक बच्ची सी थी, वो जल्दी वो बन गई। मैंने उससे पूछा, बेटा क्या करते हो? कहने लगे अंकल हम नोएडा में रहते हैं। बातचीत में बोली, अंकल योगी जी का शासन आने के बाद हम महिलाएं बहुत सुरक्षित महसूस कर रही हैं, हमारे लिए इससे अच्छा शासन नहीं है। आज एक आम व्यक्ति से लेकर के, और मैंने कहा बेटा आप ही नहीं सुरक्षित महसूस कर रहे, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक, हर वर्ग का व्यक्ति आज सुरक्षित है। और उस अच्छी कानून व्यवस्था के कारण आज उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन गया। तमाम इन्वेस्टर्स आज उत्तर प्रदेश में आपके जो अथक प्रयास हैं, आपका जो मार्गदर्शन है, आपके जो निर्णय हैं और आपने जो पॉलिसीज बनाई हैं, उनके कारण आज इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश में आ रहा है। मेरी कई बार इनसे, जैन साहब से मीटिंग हुई, मैं इनसे कहता रहता हूँ कि आप करिएगा, और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी बिल्कुल खजाना खोल के बैठे हैं कि आओ उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाइएगा, काम करिएगा, लोगों को रोजगार दीजिएगा और देश के, राष्ट्र के विकास में जो माननीय मोदी जी का सपना है 2047 में आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का, उसको साकार करने के लिए माननीय योगी जी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश को लेकर के बढ़ चुके हैं और बहुत जल्दी उस लक्ष्य को हासिल करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर पॉलिसी, और आपने जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जारी की है, वह हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं उनमें सबसे अधिक इंसेंटिव देने वाली आपकी पॉलिसी है, जिस कारण से अभी नोएडा में फॉक्सकॉन और HCL के द्वारा लगाया जा रहा है सेमीकंडक्टर का प्लांट। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको यह आदेश है कि ये जो विकास है ये केवल महानगरों तक सीमित नहीं रखना, इसको Tier 2 और Tier 3 शहरों तक ले जाना। आज आपके मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप का हब बन गया। 15,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 7,000 महिलाओं के द्वारा संचालित, और कुछ ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को इस तरफ ले जाने का और उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने का आपने जो मार्ग दिखाया है, और जो उसमें आज का ये आपका यहाँ आना और सब लोगों का उत्साहवर्धन करना बहुत सबके लिए प्रेरणादायी होगा। मैं इस अवसर पर आपका एक यह क्षेत्र का विधायक होने के नाते आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बधाई देना चाहता हूं सभी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों को, अधिकारियों को, प्रबंध तंत्र को और माननीय मंत्री जी को कि ये 50वीं सालगिरह का कार्यक्रम आज समापन हुआ है। मैं इसके उद्घाटन में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर जब उप राष्ट्रपति महोदय आए थे तब आया था। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका रहा है और यह संस्थान निरंतर आगे बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले, मेरा यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपके विचारों और सीएल के विकास एवं उन्नति के प्रति निरंतर समर्थन के लिए। अब वह गौरवपूर्ण क्षण आ गया है जब सीएल की असाधारण वित्तीय प्रगति का प्रतीक लाभांश का चेक भारत सरकार को प्रदान करने की प्रक्रिया की जाए। सीएल ने इस वर्ष 100 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और 74 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्जित किया है। सन 2021-22 में लगभग 7 करोड़ और सन 23-24 में लगभग 12 करोड़ का लाभांश देने के बाद सीएल ने इस वर्ष 21 करोड़ का लाभांश घोषित किया है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, जिनकी दूरदृष्टि और सतत समर्थन ने नवाचार एवं तकनीकी विकास को एक नई गति प्रदान की है। माननीय मंत्री महोदय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, कृपया अपने प्रेरणादायी विचारों से हम सभी को संबोधित करें।
उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री, हम सबके आपके प्रिय नेता, और मैं साहस कर सकता हूं कहने का कि मेरे साथ बहुत स्नेह भाव से हमेशा जिनका आशीर्वाद रहा है, जब वो सांसद थे तब भी, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी, पहले भी, ऐसे हमारे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपसे जब भी अनुरोध किया हमने किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने का, आज तक कभी आपने निराश नहीं किया। और इसलिए व्यक्तिगत तौर पर न केवल आभार प्रकट करना है, बल्कि मुझे एक गर्व का भी अनुभव होता है कि मेरे हर निवेदन को आपने स्वीकार किया। तो आपका यहाँ पर आगमन, आपकी यहाँ पर उपस्थिति हम सब के लिए प्रेरणा का भी एक स्रोत है और ऊर्जा का संचार भी हो जाता है आपके हमारे बीच रहने से। और इसलिए माननीय जी, जब कभी भी हम आपको यहाँ आमंत्रित करके आपसे समय मांगते हैं, तो सच्चाई तो यह है कि उसमें हमारा अपना स्वार्थ रहता है। और फिर कार्यक्रम उत्तर प्रदेश की धरती में ना हो और आप ना हो, तो मुझे लगता है कि उससे अनहोनी बात और कोई हो भी नहीं सकती। और मुझे खुशी है कि अभी हाल ही में कुछ ही सप्ताह पहले हमने आपसे समय मांगकर लखनऊ में एक दूसरा विभाग जिससे मैं जुड़ा हूं, उसके अंतर्गत कैट अर्थात सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की नई इमारत का लोकार्पण करने के हेतु आपको गोमती नगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी समय मांगा, और तभी आपने व्यस्त होने के बावजूद समय निकाला था। और आज जैसे कि अभी डायरेक्टर जनरल ने भी कहा, और हमारे बीच दूसरे मंत्री हैं, उनका भी अभिनंदन है, माननीय सुनील जी हैं, माननीय असीम जी, माननीय नरेंद्र जी, हमारे विभाग की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर कलई सेल्वी, जैसा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक संस्थान हैं उनके अदारे के, और देश भर में लगभग 37 संस्थानों की वो मुखिया हैं। बहुत बड़ा साम्राज्य है जिनका, इसीलिए उनको डायरेक्टर जनरल कहा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ के हमारे मुखिया और इस कार्यक्रम के आयोजक चेतन जी। अब ये अगर संस्थान इतनी इसकी सब कहानी सुना रहे थे कि ये बच गया, और हकीकत तो ये है कि चेतन जी ने बड़े भावुक होकर बड़ी शायराना अंदाज में इसकी कथा सुनाई, लेकिन थोड़ा बहुत श्रेय हम सबको भी जाता है कि इनको नीलामी के बाजार में बिकने से हमने बचा लिया। और सच पूछिए, उसका श्रेय भी सर्वाधिक इन्हीं को जाता है। सारी दुनिया एक तरफ हो गई थी, सारी सरकार एक तरफ, और इतना अधिक दबाव आता था, लेकिन ये जब कभी भी मेरे पास आते तो इस कदर मुंह लटका करके आते कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा इस व्यक्ति पर। और कहने का तात्पर्य ये कि मात्र एक ही व्यक्ति थे इस पूरी व्यवस्था में जो सदा ये आग्रह करते कि इसे बचा लिया जाए, और ये बचा भी इसीलिए कि इस प्रकार के हमें प्रतिबद्ध कमिटेड अधिकारी मिले। वरना अक्सर क्या होता रहा है कि इस प्रकार की पीएसयूज में जो अधिकारी जाता है वो इसलिए मुंह लटकाए होता है कि उसकी ट्रांसफर क्यों नहीं हो रही। वो सेक्रेटरीट के चक्कर लगाता है, मुख्यमंत्री के कार्यालय के मुझे यहां से निकालिए, किसी और विभाग में लाइए, और उसे लगता है कि मुझे शायद बतौर सजा यहां पे रखा गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जब मन लगाकर के किसी काम को अपने जिम्मे लिया जाए तो क्या अद्भुत परिणाम होते हैं। और एक बार तो लगभग इसकी बोली भी लग गई थी, 2-3 पार्टियां भी आ गई, लेकिन हमें एक बहाना मिल गया कि उसमें कुछ एक पार्टियों ने 2-3 जगह अपनी अर्जी भरी हुई थी, तो उसी बहाने हमने चेतन जी को कहा कि अब इसको आगे टालते हैं। लेकिन असल में हकीकत यह है कि ये जो
संस्थान है, इसकी अपना एक इतिहास है और बहुत सारे लोगों को इसका एहसास नहीं होता। अभी जैसे हमारी एंकर कह रही थी कि सोलर सेल 1977 में बना। बहुत सारे कम लोगों को इस बात की तरफ ध्यान होगा कि 1977 में जब भारत का सबसे पहला सोलर सेल बना तो किसी को ये गुमान ना था, समझ नहीं थी कि सोलर एनर्जी होती क्या है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, ना उसका कॉन्सेप्ट था ना उसकी समझ थी। और मैं उस दिन कह रहा था कि अगर आप पिछली अखबारें भी देखेंगे तो कहीं भी अखबार में इसकी खबर ना छपी होगी। 1977 की एक ही खबर छपती थी, जनता पार्टी की सरकार बन गई, इंदिरा जी की सरकार हट गई, फिर मोरारजी जी की सरकार आई, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। सारा साल अगर आप आर्काइव में देखें तो समाचार पत्रों में है, यानी उतनी जागरूकता का वो दौर नहीं था विज्ञान के प्रति, नवाचार के प्रति। और उस समय इस संस्थान में इतनी दूरंदेशी से सोलर सेल इजाद हुआ था। और इसलिए ये जो 50 वर्षों का मुकम्मल होने का आज हम समारोह कर रहे हैं, और जैसे कि चेतन जी ने कहा कि पिछले वर्ष इन्हें मिनी रत्ना की उपाधि भी दी गई और आज ये डिविडेंड्स भी देने हैं। और ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि ये अगर सक्सेस स्टोरी है तो ये मॉडल स्टोरी भी है कि हमने अपने आप को बांध के नहीं रखा। जब ये मुलतवी हो गया, जब ये स्थगित हो गया बोली का सिलसिला, और मेरे पास एक बहाना भी आ गया, मैंने इनसे कहा कि चुनाव आ रहा है तो हम कहेंगे चुनाव के लिए हमने छोड़ दिया, तब तक हम कुछ कर लेंगे। तो मैंने इनसे कहा कि एक ही रास्ता है, आप सरकार पर निर्भर ना करिए। अब लगता अजीब है, सरकार का हिस्सा होते हुए मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ऊपर निर्भर मत करो, क्योंकि अब साइलोज में काम करने का वक्त वो दौर चला गया। जब तक आप प्राइवेट सेक्टर को पूरी तरह से अपने साथ शामिल नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये विकसित भारत का स्वप्न पूरा करना है, उसके लिए भी वही फार्मूला, वही विकल्प है। और अभी कल ही मैं परसों मुंबई में एक शिक्षा संस्थान में था, तो मैंने कहा वो एक समय था जब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के बीच में आपस में बहुत सारी दूरियां भी थी, शक व शुबा भी था। अब प्राइवेट सेक्टर वाले समझते थे कि ये जो पब्लिक सेक्टर के अधिकारी है तो सारे रिश्वतखोर हैं, जब तक हाथ गर्म ना करो बात नहीं करेंगे। और पब्लिक सेक्टर वाला सोचता था कि ये तो सारे कालाबाजारी हैं। तो मैंने उन छात्रों को उदाहरण दिया, मैंने कहा जब आप बस में बैठते हो तो आपको ये मालूम होता है क्या कि बगल वाली सीट में कौन बैठा है, शैतान बैठा है कि साधु बैठा है? लेकिन एकदम जब बस रुक जाती है तो ड्राइवर कहता है कि भाई साहब अब केवल मैं ड्राइवर की सीट पर बैठूंगा, आप उधर के धक्का लगाइए। तो तब आपके साथ जो सबसे दुष्ट व्यक्ति होता है उसको भी बोलते हैं जरा धक्का लगा, क्योंकि तब आपको होता है कि अपने पड़ाव, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। और यदि आपने उस डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो आपको ये आपस की दूरियां समाप्त करके इंटेग्रेटेड फैशन से चलना होगा। और ये जो कामयाबी हासिल हुई है वो भी इसी वजह से हुई। और आज भी आपने देखा किस प्रकार प्राइवेट सेक्टर को साथ साथ चला करके चेतन जी ने ये सक्सेस स्टोरी स्थापित की है। बहुत समय नहीं लेना क्योंकि हम सब माननीय जी का संबोधन सुनने को उत्सुक थे। लेकिन जैसे कि अभी डॉक्टर कलाई सेल्वी अपनी बात रख रही थी, मुझे आपके साथ ये साझा करते हुए भी खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में इसी संस्थान CSIR के जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उन्होंने एक न एक श्रेष्ठ काम करके दुनिया में और देश में मिसाल कायम की है। अब ये और बात है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें हमारी खबर कम आती है। उसमें ये खबर आएगी कि मुझे किसी ने गाली दी तो मुझे पूछने आएगा कैसा लगा, मैं कहूँगा बहुत अच्छा लगा, एक और गाली खाने को दिल करता है, तो खबर बन जाएगी। लेकिन माननीय जी, हमारा जो लखनऊ का लेबॉरेटरी है NBRI, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसने जेनेटिक माध्यम से 108 पत्ती का कमल का फूल बनाया। जब मुझे वहां पता चला तो मैं स्वयं गया अपनी जिज्ञासा के लिए भी। तो मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि ये इसको कोई चर्चा नहीं करेगा, ना इसका कोई महत्व समझेगा, आप गेट के ऊपर एक सेल्फी पॉइंट बनाइए।
इसको लेकर के, तो उन्होंने बनाया। तो आते जाते कॉलेज के छात्रों ने वहां तस्वीरें खींचनी शुरू की। तो इत्तफाकन क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो करोड़पति अमिताभ बच्चन की टीम भी वहां से गुजरी। तो वो उनके एक शो में वो सवाल बन गया कि 108 पत्ती का एक फूल तैयार किया है लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट में, उसके लिए आप बधाई और मुबारकबाद के हकदार हैं माननीय जी। पहली बार किसी वैज्ञानिक संस्थान का जिक्र करोड़ रुपए के सवाल से हो रहा है, वो आपकी बदौलत। तो उसने महिला को पूछा कि वो गेंदे का फूल है कि गुलाब का है कि वो मोती का है, वो जैसे वो नाटकमय ढंग से कहते। तो फिर वो सोचती रही, बाद में उसने कहा कि नहीं, मुझे लगता है ये कमल ही थी। तो उसने कहा आपने कहाँ पढ़ा? अखबार में। बोलती नहीं, अखबार तो मैं आजकल कौन पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता। तो बोलती आज आपने टीवी देखा? नहीं, टीवी शीवी भी आजकल बंद ही हो गए हैं। तो फिर आपको कहीं ना कहीं से तो सोर्स मिला। बोले साहब मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ सोशल मीडिया और रीले देखती हूँ, तो वहीं से होगा। तो हमें एक और बात समझ आई और मैंने कलई सेल्वी जी से कही कि हम सोशल मीडिया को अपने को मजबूत करें। ये देखिए, ये सेल्फी जो है ये सोशल मीडिया के माध्यम से अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में पहुंची, और अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम में आने के बाद फिर समाचार पत्रों ने, यानी समाचार पत्र के पास पहुंचने का भी रास्ता सोशल मीडिया ही है। तो ये हमें सबक भी लखनऊ से सीखने को मिला। इसी प्रकार अयोध्या के मंदिर निर्माण के लिए आपका नाम इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन इसी मंत्रालय के 2 संस्थानों ने उसमें अपना एक विनम्र सा योगदान किया है। हमारा डॉक्टर कलई सेल्वी का ही संस्थान है पालमपुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन टेक्नोलॉजी। वहां से वो ट्यूलिप के फूल उपलब्ध करवाए गए थे जो वहां पूजा के काम आए। और चूंकि मीडिया को इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं, तो मैंने मीडिया वालों को पूछा कि कभी आपके जहन में ये ख्याल नहीं आया कि जनवरी के महीने में ट्यूलिप कहाँ से आया? ट्यूलिप तो मई जून में हुआ करता है कश्मीर की वादियों में। तो वो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया। और इसी प्रकार हमारा एक और संस्थान है जो इसी मंत्रालय से संबंधित है, इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु। तो जो रामलला के माथे पर जो सूरज की वो रोशनी थी, जिसे हम सनलाइट बीम कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, सूर्य तिलक जो था, उसका वैज्ञानिक व्यवस्था उस संस्थान के द्वारा हुई है। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि माननीय जी की अध्यक्षता में 2 बड़े काम हुए अभी हाल ही में, एक अयोध्या का, दूसरा कुंभ का। तो अयोध्या में ये 2 संस्थान हमारे सक्रिय रहे, उनकी चर्चा नहीं हुई और बात है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण, एक तरह सूर्य तिलक का काम और दूसरी तरफ ट्यूलिप का। और जहां तक कुंभ का मेला था, तो कभी किसी मीडिया वाले ने ये भी नहीं पूछा, जिस दिन मैं गया तो मैंने कहा आपको कभी ख्याल आया 1.5 मिलियन अर्थात 1500 लाख लीटर रोज का मल निकलता था, फीकल स्लज 1.5 मिलियन गैलन के हिसाब से। लेकिन वो कहाँ जाता था? कोई बदबू नहीं, कोई बीमारी नहीं, ये माननीय जी की व्यवस्था थी। तो इनके आशीर्वाद से और इनके सहयोग और इनके दिशा निर्देश में हमारा भाभा एटॉमिक सेंटर जो है मुंबई का, उसने वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए थे, 3 ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको कहते हैं FSTP, फ्लग फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट। और वो वहीं पर रेडिएशन के माध्यम से उसे ध्वस्त करते थे ताकि उसकी दुर्गंध भी ना फैले और ट्रांसपोर्ट के माध्यम से जो खर्चा होता हो। तो मुझे खुशी है कि हमें ये अवसर दिया माननीय जी ने इनके महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लेने का। और आने वाले समय में भी, चूंकि हमें अब ये लालच हो उठा है कि जो हम काम करते हैं, जैसे उन्होंने कहा भी सुनील जी ने कि पैसा भी की तिजोरी भी खुली है, सहयोग भी खुला है, तो हमारा लालच भी खुल गया। तो अभी बहुत जल्द हम एक कार्यक्रम करेंगे नोएडा में, आपके IIT के अंदर हम देश का पहला क्वांटम यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं। कि
मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है कि नेशनल क्वांटम मिशन, और हम विश्व के 3-4 देशों में से एक हैं जो इसमें आए हैं। वो जमाना जाता रहा जब हम 10-15 बरस के बाद किसी क्षेत्र में दाखिल हुआ करते थे या अपनी शुरुआत करते थे। जैसे टेलीविजन अमेरिका में 1960 में देखा जाता था, हमारे यहाँ 1970-75 में आया, जब तक वो रंगीन टेलीविजन पे चले गए थे। अब जैसे मैं कल ही कह रहा था कि जो 1960 का बड़ा बहुचर्चित चुनाव हुआ था संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसमें कैनेडी ने निक्सन को हरा दिया, तो हराने का कारण ये बना टेलीविजन कि एक खूबसूरत नौजवान, इतना अच्छा वक्ता, उसने निक्सन को यकायक चौंक दिया और इलेक्शन जीत गए 40 वर्ष की उम्र में। लेकिन हमारे यहाँ पता ही नहीं था। आज वैसा नहीं है। आज हम उन 4-5 देशों में हैं जिनके पास क्वांटम है। आज भले ही अमेरिका हमसे पहले चांद की धरती पर पहुंचा, लेकिन सदर्न पोल पर पहुंचने वाले आज हम हैं। कल शुभांशु जब गए तो हमें किसी ने पूछा कि राकेश और इसके जाने में क्या अंतर है। हमने कहा कि उस समय हम गए थे, एक तरह का सोवियत यूनियन के साथ हमारी जो मित्रता थी उसका एक प्रमाण था, उसकी एक झलक थी। लेकिन आज शुभांशु की उनको जरूरत है, सारे महत्वपूर्ण प्रयोग उन्होंने करने हैं। और मुझे खुशी है कि हम इन सब कार्यों का आने वाले समय में बहुत सारे कार्यों का श्री गणेश उत्तर प्रदेश की धरती से करने वाले हैं। और इसी के साथ साथ एक मैंने माननीय जी से सुबह भी अनुरोध किया है कि हम लखनऊ के नज़दीक ही एक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करेंगे बायोटेक्नोलॉजी विभाग के माध्यम से। और अगस्त के महीने में, क्योंकि जैसे आपने एक बहुत ही अच्छा काम किया है कि 100 यूनिकॉर्न्स के साथ आपने बैठ कर के चर्चा की, उनके विचार सुने, तो हम उसका लाभ लेते हुए हम भी यहाँ पर 2 या 3 दिवसीय एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव स्वतंत्रता दिवस के बाद आपसे समय लेकर आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। और इसलिए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रदेश को भी प्राथमिकता दे रखी है और विज्ञान को भी प्राथमिकता दे रखी है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का हमें सहयोग बिना शर्त और बिना ज़्यादा कुछ आग्रह किए हुए हमेशा प्राप्त हो जाता है। और इसी हौसले के साथ आपका हमारे ऊपर आशीर्वाद भी बना रहे और समय समय पर आपकी हमें हौसला अफजाई भी प्राप्त होती रहे, इसी कामना के साथ आपका एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन। आप लखनऊ से समय निकाल करके आए और सरकारी कार्यक्रम है, कहने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन माननीय जी का इतना मेरे ऊपर उदारता रही है कि चुनाव के दिनों में इनके पास समय नहीं था। मैंने कहा फिर भी आपने मेरे क्षेत्र में आना है, तो इनकी एक सभा गाजियाबाद में लगी हुई थी और दूसरी सभा शायद नोएडा में, मेरठ में थी। ये गाजियाबाद की सभा समाप्त करके मेरे क्षेत्र में आए मात्र 40 मिनट के लिए और फिर वहां से लौट करके मेरठ गए। इस प्रकार के आपके वो हमारे ऊपर कर्म रहे हैं जो कभी भुलाने लायक नहीं। हार्दिक धन्यवाद सर, आपकी दृष्टिकोण से भरे मार्गदर्शन और पूरे सीएल परिवार के लिए प्रोत्साहन भरे शब्दों के लिए। वह व्यक्तित्व जिनके नेतृत्व में विकास, सुशासन और राष्ट्र निर्माण को नई दिशा मिली है, जिनकी दूरदृष्टि ने उत्तर प्रदेश को गतिशील, प्रगतिशील और सशक्त राज्य के रूप में स्थापित किया है। राजनीति को सेवा और राष्ट्र धर्म का माध्यम मानने वाले उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूर्णतः समर्पित, कर्मयोगी और विराट व्यक्तित्व के धनी, जिनका जीवन परिचय स्वयं में प्रेरणा का स्रोत है। मैं सादर अनुरोध करती हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कृपया सभा को अपना अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान करें। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह के समारोह और आज के इस डाटा सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में इस संपूर्ण कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी
मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, DSIR एवं के सचिव एवं DG CSIR डॉक्टर एन कैलिसेल्वी जी, चेयरमैन एंड CMD CL श्री चेतन प्रकाश जैन जी, आज के इस समारोह में विशेष रूप से यहां पर उपस्थित गाजियाबाद की महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी, माननीय विधायक सजीत पाल त्यागी जी, माननीय विधायक श्री संजीव शर्मा जी, CL के सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 50 वर्ष की शानदार यात्रा के उपरांत अब अमृत काल की ओर अग्रसर CL को मैं 50 वर्ष की इस यात्रा के लिए बधाई देता हूं, आगे के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। ये सचमुच किसी भी संस्थान के लिए एक गौरवशाली क्षण हो सकता है। 50 वर्ष प्रारंभिक चढ़ाव के बाद बीच का एक कालखंड ऐसा भी था कि जब अंधकार के बादल CL के ऊपर मंडराने लग गए थे, और जैसा कि यहां पर अभी CL के CMD और चेयरमैन ने इस बात को बताया और माननीय मंत्री जी ने भी बताया कि एक समय डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट बना हुआ CL आज भारत की मिनी रत्न कंपनी के रूप में अपना नाम दर्ज कर रही है और प्रॉफिट का, अपना लाभांश का चेक भी आज माननीय मंत्री जी को सौंपा है। ये सचमुच एक सक्सेस स्टोरी है और ये वो स्टोरी है जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 में विकसित भारत के सपने को, उन संकल्पों को साकार करने की दिशा में एक मिनी रत्न कंपनी के रूप में CL अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तत्पर दिखाई दे रहा है। हमने देश की आजादी के आयोजन को तो नहीं देखा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको देश की आजादी का स्वर्ण जयंती वर्ष भी नहीं पता होगा, उम्र छोटी रही होगी, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष को हम सब ने उस आयोजन में सहभागी बनकर के, इस आयोजन का हिस्सा बनकर के भारत की आजादी के शताब्दी महोत्सव के संकल्पों के साथ जुड़ने का अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों के सामने 2047 का एक लक्ष्य दिया। जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, कैसा भारत हमें चाहिए, कैसा भारत हो? वह भारत लाचार भारत न हो, वह भारत
दुनिया के सामने अभाव से ग्रस्त भारत न हो, वह भारत आत्मनिर्भर भारत हो, विकसित भारत हो और विकसित भारत की राह जाती है इस प्रकार की मिनी रत्न और रत्न संस्थाओं के माध्यम से, जो सीएल ने अपनी एक सक्सेस स्टोरी के माध्यम से पिछले 10-11 वर्ष के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट को धता बताते हुए, उसको नकारते हुए आज अपने आप को एक लाभांश कंपनी के रूप में प्रस्तुत किया है। अब याद करिए 1974 में स्थापना के बाद रिन्यूएबल एनर्जी के लिए यहां पे फोटो सेल की स्थापना करनी है। देश के अंदर पहला काम इस संस्था ने इस दिशा में कदम उठाते हुए किया था और आज देश का पहला ऐसा डाटा सेंटर यहां पे स्थापित हो रहा है जिसके पास अभी तक भारत में जिसके पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं और जिस प्रकार के एक बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके आज हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि यह एक शानदार यात्रा को प्रदर्शित करता है और नए भारत की उस यात्रा को प्रदर्शित करता है जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को प्रभावी ढंग से अपने जीवन का हिस्सा माना है और उन संकल्पों के साथ जुड़ करके हमें विकसित भारत के सपने को साकार करना है। यह आज सीएल के जज्बे में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आज के समारोह में उपस्थित केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, विभाग के सभी अधिकारियों का इसके लिए हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत भी करता हूं। बहनों और भाइयों, सीएल अनेक क्षेत्रों में देश के अंदर कार्य कर रहा है। रेलवे के लिए भी, डिफेंस सेक्टर के लिए भी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए भी और अन्य अनेक क्षेत्र में सीएल अपनी प्रौद्योगिकी का लाभ, अपने इनोवेशन का लाभ देश को दे रहा है। यह सराहनीय है और अभिनंदनीय भी। उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हर एक क्षेत्र में एक नई गति को अपनी प्रगति का आधार बनाया है। उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष के अंदर, ये बहुत कम देखने को मिलता होगा कि कोई राज्य 8 वर्ष में अपनी अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना अधिक बढ़ा ले। उत्तर प्रदेश ने इस लक्ष्य को प्राप्त किया है। 2016-17 में उत्तर प्रदेश, जैसा कि हमारे मंत्री श्री सुनील शर्मा जी बता रहे थे, एक बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे बारे में परसेप्शन बहुत खराब था और उस दौरान हम लोगों को ये लगता था कि उत्तर प्रदेश जिस पहचान के संकट से गुजर रहा है, ये स्वयं के लिए तो अपनी चुनौती थी ही, लेकिन देश के विकास का भी एक बैरियर बन गया था उत्तर प्रदेश। आज जिस गाजियाबाद में है, सीएल के लोग इस गाजियाबाद की 8 वर्ष पहले की छवि को जानते होंगे। उस समय क्या दृश्य था और आज बदले हुए प्रवेश में मैं बार बार उत्तर प्रदेश वासियों से कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर अब जाते होंगे। 8 वर्ष पहले जाते थे तो आपको देख करके, नाम सुन करके लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज जब आप किसी के पास जाएंगे तो उसका चेहरा आपसे बात करते हुए खिल उठेगा कि अच्छा उत्तर प्रदेश से हैं। एक परसेप्शन में जो ये अंतर आया है, एक
टीम भाव के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम आया है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में हमें मदद मिली। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में हमें मदद मिली। पर कैपिटा इनकम को हमें उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 गुना से अधिक बढ़ाने में मदद मिली। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, रेलवे का हो, मेट्रो का हो, वाटरवे का हो, इसको देने में भी हमें सफलता प्राप्त हुई। जिस उत्तर प्रदेश में कोई पहले निवेश नहीं करना चाहता था और जो निवेश था भी वह समेट करके लोग भागना चाहते थे, आज उस उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हमें 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 50 लाख निवेश के प्रस्ताव में से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग करके उनमें से अधिकतर को प्रोडक्शन के साथ भी जोड़ दिया है, जिनमें प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है। और प्रत्येक सेक्टर की जो अलग अलग हमारी सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, उनके अपने पॉलिसीज के माध्यम से उन उद्यमियों को हमने जोड़ा है। सरकार समय पे पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने उन्हें निवेश मित्र के माध्यम से सिंगल विंडो की सुविधा भी प्रदान की है। इंसेंटिव भी हम उनके माध्यम से उसे उपलब्ध करवा रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग का भी हमारा एक सेल है जो इन सभी चीजों की क्लोज मॉनिटरिंग करते हुए, सारी समस्याओं का समाधान करते हुए, प्रोडक्शन प्रारंभ होने पर इंसेंटिव भी उसके अकाउंट में हम लोग सीधे भेजते हैं। वहां उन्हें किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आज इसी का परिणाम है कि नया भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके जब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, तो उत्तर प्रदेश ने भी इस बात को तय किया है कि विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के इस अभियान का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश एक आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत की ग्रोथ इंजन की भूमिका को निर्वहन करने में अपना योगदान देगा। याद करिए, जब कोरोना कालखंड में दुनिया पस्त थी, तब उत्तर प्रदेश के अंदर, मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया, उसके 6 महीने के बाद मैं मुंबई गया था कुछ इन्वेस्टर से बातचीत करने के लिए कि आप उत्तर प्रदेश में आइए और उत्तर प्रदेश में कुछ निवेश करिए। तो एक सज्जन से मैंने बात की, मैंने कहा उत्तर प्रदेश आइए। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश? मैंने कहा हाँ। तो हंस पड़े जोर से। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? कहा मैं आज तक उत्तर प्रदेश नहीं गया। तो मैंने कहा आइए, इसीलिए आया हूं मैं। उन्होंने कहा लेकिन सुरक्षा का क्या होगा? मैंने कहा चिंता मत करिए। 18 में नहीं आए, 19 में नहीं आए, 20 में नहीं आए, मार्च 20 में कोरोना के लिए लॉकडाउन प्रारंभ हुआ और फर्स्ट वेव के बाद हमने जब थोड़े मार्केट खोले, थोड़ा रिलैक्स किया, तो फर्स्ट वेव के बाद समझ में आ गया कि अब लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं और अनावश्यक रूप से हम लोगों को ये पाबंदी हटा करके हमें उसको सीमित करना पड़ेगा। हमने इंडस्ट्री को छोड़ दी, आप इंडस्ट्री खोलिए। हाँ, सावधानी बरतिए, वहां पे कुछ सावधानियों के साथ आपको कार्य करना है, गवर्नमेंट आपको मदद करेगी। तो मेरे पास एक दिन उस सज्जन का फोन मुंबई से आया, कहा कि मैं यूपी में कुछ निवेश करना चाहता हूं। तो मैंने कहा आप आ जाइए। उन्होंने कहा लेकिन कोरोना है, मैं कैसे आऊंगा? तो मैंने कहा आप अपनी टीम को भेज दीजिए। उन्होंने कहा मुझे लैंड चाहिए। मैंने कहा आप आइए, देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां भी आपको चाहिए आपको लैंड मिल जाएगी। उन्होंने कहा कैसे होगा? मैंने कहा भी ना आ पाएंगे और ना लैंड देख पाएंगे तो फिर निवेश कैसे कर पाएंगे? उन्होंने कहा हाँ समस्या। मैंने कहा मैं ड्रोन से सर्वे करके आपके पास भेजता हूं, आपकी टीम ग्राउंड में रहेगी, ड्रोन से सर्वे हो, अगर आपको पसंद आएगा तो आप निवेश करिए। उन्होंने कहा ठीक। हमने ड्रोन के माध्यम से सर्वे करके
और उनकी टीम जमीन पर थे और उन्होंने 2020 में जमीन उन्हें पसंद आई, उन्होंने निवेश अपना प्रारंभ किया। पहला डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने स्थापित किया, जिसे हमने 2022 में देश को समर्पित कर दिया और बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर के तहत अब तक 6 ऐसे बड़े सेंटर स्थापित हो चुके हैं जो कभी लोग सोचते भी नहीं थे कि उत्तर प्रदेश में भी इस सेक्टर में कोई निवेश कर पाएगा। आज हर एक सेक्टर में जो कार्य हो रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के जो 2 नए सेक्टर देश के अंदर चिन्हित किए थे कार्य करने के लिए, उनमें उत्तर प्रदेश के अंदर भी और तमिलनाडु के अंदर भी 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर दिए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर 6 नोड में हम इसको विकसित कर रहे हैं और मेरा अब तक जो अनुमान है कि लगभग 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। और इसमें लखनऊ का जो नोड है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लखनऊ का नोड जिसके माध्यम से हम ब्रह्मोस मिसाइल वहां पर उसका प्रोडक्शन भी प्रारंभ कर दिए हैं और उसको हम लोगों ने वहां पर, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए हमारे बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के माध्यम से हम लोगों ने यहां पर कार्य किया है, उसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोगों को सीएल जैसे संस्थानों से प्राप्त होते हैं, जिसमें खासतौर पर जो मिसाइल कार्यक्रम के रेनडाम्स हैं, उनके जो संवेदनशील रडार की सुरक्षा और उनकी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए जो भी सिस्टम है, वह चाहे जो आपको माइक्रोवेव फेराइड्स ब्रह्मोस मिसाइल का रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और नेवल स्टील्थ प्रणाली का प्रयोग, ये जो हम करते हैं, सीएल जैसे संस्थान ही उसमें ब्रह्मोस मिसाइल के लिए वहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं। और अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आकाश मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण पाकिस्तान पर करके हम लोगों ने देखा भी है। मुझे लगता है ये दोनों मिसाइल जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टेस्टेड हैं और दुनिया के लिए ये ट्रस्टेड बन चुके हैं, ये हमारी उस स्ट्रेंथ को बताता है जो देश की रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। उन सभी बातों को लेकर के अन्य तमाम सेक्टर में भी जो कार्य सीएल के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, मुझे लगता है कि वह खासतौर पर आज का समय हम इस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी तय किया है 2070 तक हमें नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर आप देखेंगे, दुनिया के तमाम विकसित देशों ने अपने आप थर्मल पावर के प्रोडक्शन को बैन किया है, कंट्रोल किया है। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को या ग्रीन एनर्जी की तरफ ये लोग गए हैं। हाइड्रोजन एनर्जी उसमें हो सकती है, उसमें एटॉमिक एनर्जी हो सकती है। ये बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उन लोगों ने कदम बढ़ाए हैं। भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी यह क्षेत्र हमारे पास ऐसा है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हम लोगों को एक अच्छा कार्य करना होगा। और मुझे लगता है कि भारत की उन अग्रणी संस्थाओं में सीएल है जिन्होंने सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित किया है, उसको बनाने में सफलता प्राप्त की है और इसका उपयोग हम लोगों ने कई जगह पर किया है। खासतौर पर उन जगहों पर जो हमारे ट्राइबल एरिया थे, जहां पर हम लोग सामान्य लाइन पहुंचाने में मदद थी, बीच उसमें मदद नहीं हो पा रही थी, जंगलों के बीच में था, फॉरेस्ट के क्लियरेंस लेने में दिक्कतें हो रही थी, एनजीटी के तमाम उसमें पहले से ही
एनजीटी के द्वारा तमाम प्रतिबंध लगाए गए थे, उन स्थितियों में हम लोगों ने वहां पर सोलर पैनल के माध्यम से ही उन लोगों को बिजली के कनेक्शन और वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में हमने वहां पर सफलता प्राप्त की है। और इस सेक्टर में बहुत कुछ संभावनाएं अभी छिपी हुई हैं। हम लोगों ने तय किया है कि 2027 तक उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट का रिन्यूएबल पावर को जनरेट करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर, और इस दिशा में हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ किया है। रेलवे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर के भी बहुत बार लोगों के द्वारा प्रश्न उठाए जाते हैं और इस पर भी सीएल ने अच्छा काम किया। उसका एक मॉडल हम लोग अभी यहां पे देख रहे थे, सिग्नल सिस्टम को कैसे हम लोग आधुनिक तकनीक के माध्यम से जोड़ करके सेफ्टी के उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जो एक आधुनिक रेल के माध्यम से आज भारत सरकार अचीव कर रही है। इसके अलावा जो हम लोगों ने देखा है, खासतौर पर पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने अपनी स्कूली शिक्षा में, हमारी बेसिक शिक्षा के एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या है वर्तमान में लगभग यानी जो सरकारी संस्थान है अकेले उनमें 1,91,00,000 बच्चे पढ़ते हैं। आज से 8 वर्ष पहले सभी लगभग जर्जर स्थिति में थे। हमने ऑपरेशन कायाकल्प वहां पे चलाया था और मैं धन्यवाद दूंगा सीएल को कि इन्होंने स्मार्ट क्लासरूम के साथ हमें जोड़ने में, मदद करने में बहुत सारी जगह मदद की है। आज इनके जो स्मार्ट क्लास से जुड़े हुए जो बोर्ड वहां पर हम लोगों को देखने को मिलते हैं उसमें यानी वह अनब्रेकेबल भी है, और उसके ऑपरेशन में हम लोग जब जाते हैं किसी विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए, मैं वहां देखता हूं, मैं अक्सर उन बच्चों से पूछता हूं कि भाई इसका ऑपरेशन कर पाओगे? बहुत आसानी के साथ वे जाकर के उसका ऑपरेशनल कर लेते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में भी यानी शिक्षा से लेकर के सुरक्षा तक भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का हो या भारतीय रेल को, जिसने भारत की पब्लिक ट्रांसपोर्ट की एक बेहतरीन सुविधा को आगे बढ़ाने में मदद की है, ये सभी चीजें आगे बढ़ रही हैं। इसमें सीएल एक बड़ी भूमिका के रूप में अपना दक्षता का लाभ भारत को प्रदान कर रहा है, एक अभिनंदनीय प्रयास है। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे हम लोग एक नए डाटा सेंटर का जो ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर होगा उसकी आधारशिला भी यहां पर आज हम लोगों ने माननीय मंत्री जी के साथ, माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के साथ में और सीएल के साथ में यहां पर स्थापित की गई है। मैं मानता हूं कि ये सभी जो प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं यह एक नई दिशा में प्रधानमंत्री जी के विजन को, विकसित भारत के और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को पूरा करने में एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। एक डिसइन्वेस्टमेंट कंपनी से मिनी रत्न कंपनी की ओर आपका बढ़ना अब आपकी 50 वर्ष की आयु में, ये नहीं, ये दिखाता है कि आपका बचपन तो अच्छा था लेकिन आपकी जवानी थोड़ा गलत दिशा की तरफ चली गई थी, लेकिन अब आपका जो अमृत काल प्रारंभ हुआ है ये दिखाता है कि आपने तय कर लिया है कि अब इसका उपयोग वानप्रस्थ के रूप में देश के प्रति पूरी समर्पण भाव के साथ कार्य करने के लिए हम करेंगे। और ये 25 वर्ष का आपका कालखंड सचमुच आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्पों को पूरा करने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं सीएल को इस बात के लिए आह्वान करूंगा कि अभी मेरी यहां पर माननीय मंत्री जी से भी चर्चा हो रही थी और ये आज हमारी आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी भी बार बार इस बात को कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश इस दिशा में बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमारे पास शिक्षा के अच्छे अच्छे केंद्र हैं, विश्वविद्यालय हैं, आईआईटी, 2 आईआईटी भी हैं, आईएम लखनऊ में भी है
लखनऊ में 4 सेंट्रल लेबोरेटरीज स्थित हैं, बेहतरीन कार्य कर रही हैं। हम लोगों ने कोविड प्रबंधन के दौरान भी उनका उपयोग किया था। उनके साइंटिस्ट के साथ में लगातार संवाद बनाता था, उनको मैं आमंत्रित करता था। और मैं विश्वास करूंगा कि हम लोग मिल करके उत्तर प्रदेश के अंदर इनोवेशन को, R&D के प्रोग्राम को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और उत्तर प्रदेश की अन्य अकादमिक संस्थाओं के माध्यम से आगे बढ़ाने, एक नई स्टार्टअप की संस्कृति को, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम स्टार्टअप के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए देशवासियों के सामने एक लक्ष्य रखा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के कार्य कर पाएंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सीएल को इन 50 वर्ष की शानदार यात्रा के उपरांत अब अपने आप को साबित करने के जो अवसर थे, अब उससे आगे बढ़कर के आपने जो एक निश्चिंतता की दिशा में आगे का कदम बढ़ाया है और ये संकल्प तय किया कि 25 वर्ष का एक कालखंड हम भारत के कालखंड में बदलने का कार्य करेंगे। इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आपकी शानदार यात्रा जो पिछले 8-10 वर्ष के अंदर देखने को मिली है, यह आगे बढ़नी चाहिए। मैं आपको इस बात के लिए भी आमंत्रित करूंगा कि अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़े हुए और इनोवेशन से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रमों को उत्तर प्रदेश की अकादमिक संस्थाओं के साथ भी आपका कुछ MOU होने चाहिए, जिसको हम आगे बढ़ाने में मदद कर सकें। और राज्य सरकार इस दिशा में जहां पर भी आवश्यक हो सके, राज्य सरकार इसमें भरपूर सहयोग सीएल को उपलब्ध कराएगा, सीएल का सहयोग भी लेगा, जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को हम आगे बढ़ाने में मदद कर सकेंगे। आप सबको मेरी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके उद्बोधन ने इस समारोह को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। हम सभी हृदय से आपके आभारी हैं। एक बार फिर तालियों के साथ मंत्री जी कृपया सभी लोग राष्ट्रीय गान के लिए खड़े हो जाएं। हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों एवं समस्त मान्यवरों का, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने इस आयोजन को इस ऐतिहासिक क्षण में परिवर्तित कर दिया है। आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शक विचारों ने इस कार्यक्रम को हम सब के लिए यादगार और प्रेरणादायक बना दिया है। सीएल प्रबंधन कृपया मंच पर सामूहिक चित्र हेतु एकत्रित हो।
उनका अभिनंदन करें, उनका अभिनंदन करें। हरि ओम हरि ओम। उनका अभिनंदन करें, उनका अभिनंदन करें। हरि ओम हरि ओम। उनका अभिनंदन करें, उनका अभिनंदन करें। हरि ओम हरि ओम।
जगदम्बिकायेभ्यो नमो नमः। हरि ओम ओम श्रीमहागणाधिपते नमः। लक्ष्मीनारायणायेभ्यो नमः। उमामहेश्वरायेभ्यो नमः। श्रीपुरन्दरायेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वासदेवताभ्यो नमो नमः। देवभ्यो नमो नमः। मां भगवती जगदम्बिके दारिदिव्ये नमः। भूपति नमः। बाबा काशी पार्वती रामचंद्र चरण नमो नमः। चामुंडे जय भूतातिहारणे जय सरस्वती देवी कालरात्रे नमोस्तुते। मां भगवती दारी देवी चरणकमलेभ्यो नमो नमः। नवग्रहाय नमो नमः। ओम ब्रह्मा मुरारे सुरंदकारे भानो ससे भूमि सुतो दुरस्ता गुरुस्वप्रा सनिराहु के नमः। सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्यो मोक्षिमामृतात्। सूर्यादि नवग्रह मंडल भगवान की जय। सियापति रामचंद्र चरणकमलेभ्यो नमः। हरि ओम महाकामपुत्रनाय नमः। सर्वे देवभ्यो नमः। हरि ओम महाआदित्याय नमो नमः। भानुभास्कराय नमो नमः। भूमुन्ने नमः। पृथ्वी द्वातालोकः देवीत्वं विष्णुनादरा पंचधाराय महाभद्रे पवित्रं गुरुचात्मे नमः। पृथ्वी नमो नमः। ओम हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वः स्वस्ति नः मरीचिहं विश्वेदेवः स्वस्ति नः सुतकाय वरिष्ठनेमे स्वस्ति नो विरश्ववे ददातु। एक मिनट आप लोग थोड़ा खड़े जाएं इधर।
जिसे परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी के लिए डिजाइन किया जाएगा। ये टियर 3 प्रमाणित डेटा सेंटर भारत के तकनीकी क्षेत्र में स्थित होगा और IGBC मानकों के अनुरूप आधुनिक एवं ऊर्जा कुशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगा। आपका अनुभव ग्राउंड फ्लोर से शुरू होगा, जहां आधुनिक डिजाइन और स्मार्ट वर्क स्टेशंस कार्य क्षमता और सुविधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यहाँ 24/7 प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड्स, अत्याधुनिक बायोमेट्रिक एक्सेस, बैगेज स्कैनर और मैन ट्रैप्स जैसी सुविधाएं एक मल्टी लेयर डिफेंस प्रणाली बनाएंगी, जो आपके डेटा की सर्वोच्च स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। पहली से तीसरी मंजिल तक फैले हमारे स्वायत्त PODs मिशन क्रिटिकल वर्कलोड्स के लिए डिजाइन की गई हाई डेंसिटी डेटा सेंटर यूनिट्स होंगी। प्रत्येक POD 100 रैक्स तक को सपोर्ट करेगा और पूरी सुविधा कुल 600 रैक्स तक को सपोर्ट करेगी, जिसमें 16 kVA और 32 kVA तक की स्केलेबल पावर होगी। पूरी सुविधा 30 मेगावाट की कुल क्षमता और N+1 रिडंडेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर से संचालित होगी। हम उन्नत पावर मैनेजमेंट सिस्टम अपनाएंगे, जैसे N+N मॉड्यूलर UPS और स्मार्ट लोड शेयरिंग, जो रियल टाइम परफॉर्मेंस और ऊर्जा उपयोग को बेहतर बनाएगी। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने इस ऐतिहासिक क्षण को आज उपस्थिति हमारी अब मुख्यमंत्री जी आगे बढ़कर प्रस्तावित डेटा सेंटर की सीधी झलक का अवलोकन करेंगे। हमारा पूरी सिस्टम स्मार्ट और ऊर्जा कुशल होगा, जिसमें शामिल है हॉट एंड कोल्ड पावर कंटेनमेंट, AI आधारित एयर फ्लो कंट्रोल, VFD HVAC, VFD HVAC और लो GWP चिलर्स, जो कार्बन न्यूट्रलिटी लक्ष्यों के अनुरूप होंगे। चौथी मंजिल पर आपको मिलेगा एक आधुनिक कैफेटेरिया और मल्टीपर्पज जोन, जहां टीम के सदस्य आराम से मिल सकेंगे, चर्चा कर सकेंगे और पुनः ऊर्जा प्राप्त कर सकेंगे। हमारे डेटा सेंटर सस्टेनेबिलिटी के कोर एलिमेंट्स जैसे IGBC अनुपात, ग्रीन वाटर हार्वेस्टिंग, थर्मल इंसुलेशन और लो कार्बन निर्माण पर आधारित होगा। सभी सिस्टम्स को DCI और PLS द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और रियल टाइम कंट्रोल से किया जाएगा। वर्षा जल संचय एवं इस डेटा सेंटर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कई नए रोजगार के अवसर बनेंगे, आधुनिक IT इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा और देश के डिजिटल ग्रोथ को एक नई दिशा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी माननीय अतिथियों का और गणमान्य माननीय बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने अपना कीमती